चेक बाउंस के केस में किसी कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करे और कैसे केस हो, आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट आई है 22 फरवरी 2022 को। 3 जज का बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बेंच को हेड कर रहे थे। ये जजमेंट लिखी है जस्टिस एएस बोपन्ना ने। केस का नाम है TRL क्रोसाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड वर्सेस SMS एशिया प्राइवेट लिमिटेड। एक बार फैक्ट समझ लेते हैं इस केस के। इसमें दो कंपनीज के बीच का एक केस है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए के 7 चेक इशू हुए। टोटल अमाउंट था 1 करोड़ 10 लाख। बैंक से स्टेटमेंट आई कि अकाउंट्स क्लोज्ड, जब इन चेक को पेमेंट के लिए लगाया गया। इस आधार पर फिर नोटिस भेजा गया है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर। उस नोटिस का टाइम पीरियड होने के बाद केस किया। मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ली कि डॉक्यूमेंट्स है और कंप्लेंट की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और समन इशू हुए। जब समन इशू हुए तो रिस्पोंडेंट ने, दूसरी कंपनी ने जिनके खिलाफ केस हुआ, वो हाई कोर्ट गए सेक्शन 482 CRPC के अंडर, और उन्होंने हाई कोर्ट के थ्रू केस क्वैश करवा दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जो ऑथराइजेशन लेटर है वो सही से इशू नहीं हुआ है, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर ही ऑथराइज नहीं कर सकता, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज कर सकते हैं। तो जिन्होंने कंप्लेंट की है, जो जनरल मैनेजर अकाउंटिंग SK दास, ये ना तो ऑथराइज्ड हैं और ना इनको स्पेसिफिक नॉलेज है, और ये बातें आपको कंप्लेंट में लिखनी होती हैं। तो इस आधार पे हाई कोर्ट ने वो केस क्वैश कर दिया। अब अपील में आए हैं जिनको चेक मिले थे, जो पेई थे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखते हैं उनकी साइड के वकील ने क्या कहा। उनके वकील बोलते हैं कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो ठीक से इशू की गई है। हाई कोर्ट ने एक केस कहा था कि AC नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें एक इंडिविजुअल ने दूसरे इंडिविजुअल को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी केस करने की, और 3 जज के बेंच ने उस आधार पे फैसला किया था। तो हाई कोर्ट ने वो फैसले को रखते हुए ये केस 482 के अंदर केस क्वैश किया था। अब एपेलेंट के वकील बोलते हैं कि वो इंडिविजुअल का केस था, ये कंपनी का केस है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी की रिक्वायरमेंट पूरी की गई है, और मैजिस्ट्रेट ने पूरा रिकॉर्ड को अच्छे से समझा था, देखा था, उसके बाद ही उन्होंने समन्स इश्यू किए थे, उसके बाद ही कॉग्निजेंस ली थी। जो SK दास हैं जनरल मैनेजर अकाउंटिंग, वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने वो एग्रीमेंट विटनेस किया है, और उनके साइन है। रिकॉन्सिलेशन, जब दोनों कंपनीज के बीच में एक बार रिकॉन्सिलेशन हुआ था, उसमें भी उनके साइन है, और मैनेजिंग डायरेक्टर ने उनको ऑथराइज किया है। अब जो दूसरी साइड के वकील हैं, जो रिस्पोंडेंट के वकील हैं, वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो बोलते हैं कि 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें कहा गया है कि केस वही कर सकता है जो चेक का पेई हो, यानी जिसको पैसे मिलने हो चेक से, या होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। तो SK दास जनरल मैनेजर अकाउंटिंग ये रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं, और ना ही वो इस केस के चीज़ों से विटनेस, उनको सब चीज़ों का पता है, तो उनको पर्सनल नॉलेज नहीं है। अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को कैसे एनालाइज किया और कैसे अपना निर्णय पे आए। वो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जाते हैं। उन्होंने 142 NI एक्ट में लिखा गया है कि कोई कोर्ट इसका कोग्निजेंस नहीं लेगा 138 के अंडर, जब तक कि उसने केस ना किया हो जो पेई हो, PAYEE, यानी जिसके नाम चेक इशू हुआ हो, या होल्डर इन ड्यू कोर्स, जिनके पास चेक होता है। तो अगर ये पोजीशन है तो केस तो है वो कंपनी के नाम पे हुआ है, तो 142 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, क्योंकि जनरल मैनेजर अकाउंटिंग ने ये केस कंपनी के बिहाफ पे ही किया है। अब ये कहना कि क्योंकि इनको कि ये पर्सनल नॉलेज नहीं थी और फिर ये कंप्लेंट नहीं कर सकते। अब इस पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि क्योंकि 3 जज का बेंच था, AC नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी कि इंडिविजुअल कैसे केस कर सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। तो उसमें इस केस का ये डिसाइड किया कि
ऑथराइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए और आपको पर्सनल नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल नॉलेज, किसी और के बिहाफ पे नॉलेज नहीं। और ये दोनों चीज़ें आप अपनी कंप्लेंट में बताओगे, और अगर ये चीज़ें आप कंप्लेंट में बता रहे हो तो कोई बार नहीं है कि कोई और किसी और के बिहाफ पे केस नहीं कर सकता। अब जो एक कंपनी है, कंपनी के नाम पे ही केस हुआ है। SK दास जनरल मैनेजर हैं अकाउंटिंग, इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ऑथराइज किया है। जो साइन है SK दास के वो भी मैनेजर डायरेक्टर ने अटेस्ट किए हैं। जो पावर है, एक डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है कि पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मैनेजिंग डायरेक्टर को पावर दी थी कि वो खुद या खुद किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं अपने बिहाफ पे डिसीजंस लेने के लिए। तो जो 138 की जो रिक्वायरमेंट है पेई वाली, वो कंप्लीट होती हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई ऐसा नहीं कहा था SK दास ने कि मुझे पर्सनल नॉलेज थी। अब इन एक बार डॉक्यूमेंट्स को जरा समझें तो दोनों कंपनीज के बीच में जो 2014 में एग्रीमेंट हुआ है, इसमें विटनेस की जगह पे SK दास के ही साइन है। एक रिकंसिलिएशन जब अकाउंट्स की हुई 2011 से 2014 के बीच में, वो कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले उसमें भी SK दास ही हैं। लास्ट जब नोटिस भेजा जाता है चेक बाउंस के केस के लिए, वो भी SK दास ने ही भेजा है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स से ये पता चलता है कि SK दास को ट्रांजैक्शन की पूरी नॉलेज थी और वो पर्सनल विटनेस थे जिनको ऑथराइज किया गया है केस करने के लिए। और यही बात इन्होंने अपने एफिडेविट जो इन्होंने कंप्लेंट में लिखा है, और 200 CRPC के अंडर, जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट होता है, मजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन के बाद कोग्निजेंस लेते हैं, उस रिक्वायरमेंट में भी इन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें ये बात लिखी है कि उनको ऑथराइज किया गया है और इनको पर्सनल नॉलेज है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जो तरीका होता है कंप्लेंट करने का, वो हर केस पे द ड्राफ्टिंग में वेरी फ्रॉम केस टू केस। तो ये कहना, और इसका किसी भी तरह से इसको मतलब को समझे हम, कि जिस इंसान ने कंप्लेंट फाइल किया है और डॉक्यूमेंट के साथ, उससे पता चल रहा है कि इनको पर्सनल नॉलेज भी थी और ऑथराइजेशन भी था। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि AC नारायणन का जो केस था वो 2 इंडिविजुअल का केस था। उसमें एक इंडिविजुअल ने दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी केस करने के लिए। ये कंपनी का केस है और ये अच्छे से कवर होता है सम्राट शिपिंग कंपनी वर्सेस डॉली जॉर्ज, ये 2002 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एक्यूज ये डिस्प्यूट करे कि ऑथराइजेशन नहीं है इनको केस करने की, तो ये मैटर ऑफ ट्रायल है, ट्रायल में इसको रिबट किया जा सकता है, इसको झुटलाया जा सकता है या डिफेंड किया जा सकता है इस बात को। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो मजिस्ट्रेट को एट द थ्रेशोल्ड ही उस केस को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये इशू ट्रायल के हैं। एक केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये 2009 का केस था। उसमें कहा कि अगर पेई कंपनी है तो कंपनी के बिहाफ पे कोई नेचुरल पर्सन ही केस करेगा, तो ड्यू ज्यूरे कंप्लेनेंट जो है वो कंपनी होगी, लेकिन डी फैक्टो कंप्लेनेंट वो चेंज हो सकता है, जो जिस भी इंसान को कंपनी रिप्रेजेंट करने को कहेगी। CRPC ये ऑथराइज नहीं करेगा कि उस कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करे, ये कंपनी लॉ डिसाइड करेगा। और क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिप्रेजेंट कहा है कि MD को पावर होगी और MD किसी और को भी नॉमिनेट कर सकता है, तो MD ने ठीक तरह से नॉमिनेट किया है। अब कंप्लेनेंट जो है वो कंपनी ही है केस में, जिसको रिप्रेजेंट SK दास कर रहे हैं। जब एक इन सारी बातों पे कंक्लूड करते हैं सुप्रीम कोर्ट कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो कंपनी है और प्राइमा फेसाई इस बात को कहा जा रहा है कि कंपनी के बिहाफ पे केस हो रहा है और ऑथराइजेशन है, और इन फैक्ट्स में तो जो ऑथराइजेशन है वो भी सही है और उस इंसान ने पर्सनल नॉलेज है उनको इन सब फैक्ट्स की, तो ये कंप्लेंट करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये बातें एक्यूज्ड के पास ओपन है कि वो डिस्प्यूट कर सकें ट्रायल के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया कि हाई कोर्ट सही नहीं थे 482 CRPC के अंडर
केस क्वैश करने के लिए और कहा कि ट्रायल कोर्ट की फाइल पे केस दोबारा जाए और इस ट्रायल को चलना चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कंपनी के बिहाफ पे ऑथराइजेशन हो, वो ऑथराइजेशन सही हो, और जिस इंसान को पर्सनल नॉलेज हो, क्योंकि 200 CRPC के अंडर ओथ पे आपको बताना पड़ता है कि, और ओथ पे आप तभी बता सकते हो जिनकी आप पर्सनल नॉलेज जिस चीज़ की हो। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, पहली ऑथराइजेशन सही हो, दूसरी आपको पर्सनल नॉलेज हो, और ये दोनों बातें आप कंप्लेंट में बताओ। और कंप्लेंट सिर्फ कंपनी के नाम पे हो सकते हैं, क्योंकि 142 की रिक्वायरमेंट है कि पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स सिर्फ यही कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझाया। हम अगले हफ्ते आपके साथ एक और क्रिमिनल केस के साथ आपके साथ समझेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।